शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट के जरिए देश के युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ है देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने उन्हें गालियां दी, उनकी स्वर्ग माता को भी गालियां दी, लेकिन पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए सभी को माफ कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बचपन में गलतियां होती हैं और सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। ये समय इन बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का है। बीते 9 दिनों में पीएम मोदी का ये 5वां संदेश है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने देश के जेनजी से सीधे बात की है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। शुक्रवार रात 11:06 पर पीएम मोदी एक बार फिर इंस्टाग्राम पर लाइव आए। पीएम मोदी ने एक बार फिर छात्रों और जेनजी को डायरेक्ट संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो संदेश में जंतर मंतर पर हुई घटनाओं को लेकर, वहां हुई गाली गलौज को लेकर कई बातें कही और उन्हें बचपन की गलतियां कहकर उन्हें माफ करने की बात कही। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। 23 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5वां वीडियो है। 2 मिनट 54 सेकंड के इस वीडियो में पीएम मोदी ने जेनजी से बात की। पीएम मोदी ने अब तक जो वीडियो पोस्ट किए हैं उनमें नीट परीक्षा पेपर लीक पर सरकार के कड़े फैसले से गाली देने वाले युवाओं और बच्चों को माफ करने की अपील तक शामिल है। शुक्रवार की रात पीएम मोदी ने अपने वीडियो में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान जो कुछ हुआ उस पर चिंता जाहिर की। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद पुलिस ने जब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन शुरू किया तो पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो मैसेज जारी कर बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि वो गालियां देने वाले बच्चों को माफ करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो समाज में मौजूद आक्रोश को अच्छी तरह समझते हैं। ये एक तरह का सांस्कृतिक झटका है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा बोल रही हैं। मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। पीएम मोदी ने बच्चों की भाषा पर हैरानी भी जताई और उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्लान भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको गाली देने वाले बच्चों को माफ करते हुए लोगों से मिलकर देश के लिए काम करने और भटके हुए को सही राह दिखाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचपन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन बच्चों को सुधरने का मौका भी मिलना चाहिए। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ
आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट और उसके बाद पीएम मोदी युवाओं के साथ खुलकर बात कर रहे हैं। पेपर लीक के मुद्दे से लेकर फ्यूचर प्लानिंग तक बात कर रहे हैं। पीएम मोदी के मैसेज से साफ है कि वो जेनजी के साथ एक नए भारत का सपना देख रहे हैं, जिसमें भविष्य के भारत की तस्वीर छिपी है। पीएम मोदी ने एक बार फिर जेनजी से भारत के विकास में साथ मिलकर काम करने को कहा। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। 23 जुलाई के बाद से पीएम मोदी नए अवतार में दिख रहे हैं। युवा पीढ़ी यानी जेनजी से संवाद के लिए उन्होंने न केवल फ्रेंड्स, दोस्तों कहना शुरू किया है, बल्कि वे खुद इंस्टाग्राम पर सेल्फी वीडियो साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी के मैसेज साफ हैं कि वो देश के जेनजी से उसी अंदाज में बात कर रहे हैं, जिस अंदाज में जेनजी अपने पीएम को सुनना चाहता है। जेनजी में पीएम मोदी को लेकर कितना क्रेज है, ये इससे साफ होता है कि पिछले 9 दिनों में पीएम मोदी ने 5 वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए, जिनमें अब तक 971 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले, 60 मिलियन से ज्यादा लाइक्स आए और 4 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ने कमेंट किए। यानी भारत का जेनजी अपने प्रधानमंत्री को केवल देखना ही नहीं, बल्कि उनको सुनना भी चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। मोदी ने अपने लेटेस्ट वीडियो में जंतर मंतर का नाम लेकर दिल से बात की, जेनजी को समझाया, उन्हें पुचकारा और माफ कर बड़ा दिल भी दिखाया है। जाहिर है मोदी के इस वीडियो की आवाज बहुत दूर तक जाने वाला है। वंदे मातरम बिल संसद में पास होने के बाद मुस्लिम संगठन अब उस पर सवाल उठा रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हुए चुनावी राजनीति और जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बिल को धार्मिक और संवैधानिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए, वंदे मातरम। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। वंदे मातरम बिल संसद से पास, मुस्लिम संगठन ने उठाया सवाल। वंदे मातरम का अपमान होगा अपराध, इसे धार्मिक आजादी के खिलाफ क्यों बता रहे मुसलमान। संसद ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान को अपराध बताने वाले बिल को तो पास कर दिया, लेकिन मुस्लिम संगठन अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बता रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने वंदे मातरम बिल को चुनावी राजनीति और जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। अरशद मदनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में किसी दूसरे को साझी नहीं ठहरा सकता। वंदे मातरम के कुछ हिस्से इस्लामी आस्था के अनुरूप नहीं है, इसलिए किसी भी मुसलमान को इसे गाने या स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 29 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। किसी भी नागरिक को उसके धार्मिक विश्वास के विरुद्ध किसी नारे, गीत या विचार को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अरशद मदनी ने आगे लिखा, आज देश बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक चुनौतियों, किसानों की समस्याओं और युवाओं के भविष्य जैसे गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है। ऐसे में विवादास्पद विषयों को प्राथमिकता देने के बजाय संसद को जनता के वास्तविक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मदनी के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी संसद के दोनों सदनों में वंदे मातरम बिल को पास होने पर सवाल उठाए। AIMPLB ने कहा कि वंदे मातरम को कानूनी रूप से अनिवार्य करना धार्मिक और संवैधानिक स्वतंत्रता पर हमला है। बोर्ड ने इसे
देश के संवैधानिक, सेक्युलर और लोकतांत्रिक स्वभाव के खिलाफ और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर एक गंभीर हमला बताया। बोर्ड के मुताबिक कानून के जरिए किसी विशेष धार्मिक अवधारणा या विश्वास को देश के सभी नागरिकों पर थोपना भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है। संसद ने 2 दिन पहले ही वंदे मातरम के अपमान को अपराध बताने वाले बिल को पारित किया है, जिसमें वंदे मातरम के गाने के दौरान अपमान करने, रुकावट डालने या गड़बड़ी करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इस बिल के जरिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में बदलाव किया गया है। मौजूदा कानून में नेशनल फ्लैग, संविधान और नेशनल एंथम का अपमान करने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन अब इस कानून में संशोधन के बाद वंदे मातरम के अपमान को भी अपराध की श्रेणी में ला दिया गया है। वंदे मातरम बिल पारित होने के बाद AIMIM और DMK जैसे विपक्षी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। ये पार्टियां इसे हिंदुत्व का एजेंडा और सेकुलरिज्म के खिलाफ बता रही हैं, जबकि बीजेपी इसे देश की अस्मिता और राष्ट्रीयता से जुड़ा बता रही है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें, और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं सिवाय अल्लाह की किसी की इबादत नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। वो भारत के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद के बाहर भगवा वेश में पप्पू यादव को ड्रामा करना भारी पड़ गया। पप्पू यादव की इस हरकत पर देश भर के साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। साधु संतों ने राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर से इस मामले में सख्त एक्शन की मांग की है। वहीं बीजेपी भी भगवा के अपमान पर पप्पू यादव समेत पूरे विपक्ष पर हमलावर। पप्पू यादव एक मुखौटा है। सनातन हिंदू धर्म, उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। संतों का अपमान किया है, भगवा का अपमान किया है, रामलीला का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है। इसके पीछे राहुल गांधी, प्रियंका, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव और समूचा विपक्ष। जिन लोगों ने चोरी की, SIT और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के उसकी सजा तय करेंगे। शुक्रवार को सांसद पप्पू यादव भगवा पहनकर साधु वेश में संसद भवन पहुंचे। भगवा चोला, माथे पर चंदन, एक हाथ में डोनेशन बॉक्स और दूसरे हाथ में रामलला की फोटो लेकर पप्पू यादव सांसदों से चंदा मांग रहे थे। लेकिन संसद परिसर में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को चढ़ावा चोरी का ये सियासी स्टंट करना महंगा पड़ सकता है। संसद भवन के मकर द्वार पर पप्पू यादव और विपक्षी सांसदों ने जो कुछ किया, उसे लेकर साधु संतों में काफी गुस्सा है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर से पप्पू यादव की इस हरकत पर कड़े एक्शन की मांग की है। संविधान के अनुसार एक पवित्र परिसर है। इस पवित्र परिसर का उपयोग अगर राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी और देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को कुचलने के लिए, उनको अपमानित, लांछित करने के लिए पप्पू यादव जैसे अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है, तो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए। जिस वक्त संसद के बाहर पप्पू यादव का ये ड्रामा चल रहा था, उस वक्त पीछे खड़े राहुल और प्रियंका गांधी मुस्कुरा रहे थे। राहुल और प्रियंका गांधी की मुस्कुराहट ये साफ बता रही थी कि वो पप्पू यादव और समाजवादी पार्टी के सांसदों के ड्रामे के मजे ले रहे हैं। पप्पू यादव के इस ड्रामे में राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी भी पप्पू यादव के डोनेशन बॉक्स में पैसे डालने पहुंचे, लेकिन पप्पू यादव ने पैसे बॉक्स में डालने से पहले ही अपनी जेब में डाल लिए। राहुल गांधी का इतने से मन नहीं भरा तो वो दोबारा पैसे डालने लगे। पप्पू यादव एक मुखौटा है और ये बहुत बड़ा अपराध किया है।
संतों का अपमान किया है, भगवा का अपमान किया है, रामलला का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है। इसके पीछे राहुल गांधी, प्रियंका, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव और समूचा विपक्ष, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। और ये बहुत बड़ा अपराध संतों का। ये कहावत है, किसी तरह से ना समझाए जब तेरा इंसान, तो एक बार करके देखना किसी साधु का अपमान। तो ये साधु का अपमान करते आए, इसलिए गड्ढे में धीरे धीरे जा रहे हैं। अब ये लास्ट साधु का अपमान करके 27 का चुनाव जीतना चाहते हैं। जमानतें बचाना मुश्किल हो जाएगा। पप्पू यादव की इस ड्रामेबाजी में अब जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से नापाक हरकत को अंजाम दिया है। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम इलाके में टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। शुक्रवार देर शाम दक्षिण कश्मीर जिले के केलम इलाके में ईंट भट्टे और मजदूरों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। आतंकियों ने ईंट भट्टे में काम करने वाले 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी ग्रुप टीआरएफ ने ली है। आतंकी हमले के तुरंत बाद सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। अब सभी रास्तों की नाकेबंदी करके चेकिंग की जा रही है। हर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। साथ ही जंगलों से भी सेना के जवान आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीते 10 दिनों के अंदर टारगेट किलिंग का ये दूसरा मामला है जब आतंकियों ने टारगेट करके हमला किया। इससे पहले अनंतनाग में 22 जुलाई 2026 को लाल चौक के पास तैनात हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो कुलगाम हमले को उसी आतंकी ग्रुप ने अंजाम दिया है जिसने अनंतनाग में पुलिस हेड कांस्टेबल की हत्या की थी। कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। 10 दिनों के भीतर 2 टारगेट किलिंग्स हुई है। पहली टारगेट किलिंग अनंतनाग में उस समय देखने को मिली जब अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान को क्लोज रेंज से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। और बीती रात कुलगाम के केलम इलाके में जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, इस इलाके में ईंट के भट्टे पर काम करने वाले 2 नॉन लोकल्स से जो है उनको गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि पहले उनका नाम पूछा गया, उनका आधार कार्ड चेक किया गया और करीबन 3 से 4 मिनट तक उनके साथ बातचीत हुई और उसके बाद उन पर गोलियां चलाई। हालांकि दोनों घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन रात में ही एक की मौत हो गई और आज सुबह जो है दूसरे घायल की भी जो है मौत हो गई। दोनों नॉन लोकल्स है। उनका परिवार भी जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर मौजूद है, वो ईंट के भट्टे में काम कर रहे हैं। निस्संदेह ही वर्ष 2024 में इस तरह का सिलसिला जो है कश्मीर में टारगेट किलिंग्स का देखने को मिल रहा था और उसी तर्ज पर जो है मिलिटेंसी अब एक नई रणनीति के तहत जो है टारगेट किलिंग कर रहे हैं। निस्संदेह ही टारगेट किलिंग जो है सुरक्षा एजेंसियों के लिए रोकना एक बेहद बड़ा चैलेंज होता है। बंगाल एसटीएफ ने आतंकी संगठन जैश की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए बर्दवान से जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी हमीम मंडल पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट का करीबी और जैश का एक्टिव मेंबर है। आतंकी हमीम के निशाने पर सीएम शुभेंदु अधिकारी थे। शुरुआती जांच में दावा किया गया है कि आतंकी हमीम पिछले 3 महीनों से वर्धमान में रहकर सीएम शुभेंदु के रूट, सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी मूवमेंट से जुड़ी जानकारी और लोकेशन पर अपने आकाओं को शेयर कर रहा था। आरोपी किन किन लोगों के संपर्क में था और पश्चिम बंगाल में उसे किसका सहयोग मिल रहा था, इसकी जांच के लिए उसके कब्जे से मिले मोबाइल फोन और डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। आज एसटीएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिटेल जानकारी भी देने वाली है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। सीएम ने यह भी कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं, हावड़ा से बीजेपी के विधायक उमेश राय को भी निशाना बनाया जाना था। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल से जैश ए मोहम्मद के आतंकी को पकड़ा जाना एक बहुत ही गंभीर मामला है। आज इस बारे में एसटीएफ पूरी साजिश का खुलासा करेगी। अधिकारी ने यह भी कहा है कि सिर्फ वो ही नहीं, हावड़ा से बीजेपी विधायक भी इस आतंकी के टारगेट पर थे। শুধু আমি তো নয়, কালকে এসটিএফ বলবে, টাকাটা সাইফুল আপনি কালকে শুনবেন। আওয়ার এমওএস উমেশ রায় অলসো এই স্ক্যানারের মধ্যে ছিল, বাকিটা আমি বলছি। ইটস আ ভেরি সেনসিটিভ ইস্যু, প্লিজ এর থেকে বেশি আমাকে দিয়ে বলাবেন না। এসটিএফ উইল অর্গানাইজ
a press conference tomorrow. They will speak. ওদের এখনো অনেক কিছু জানা বোঝা বাকি রয়েছে। दिल्ली दंगा और आईबी के अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाए ताहिर हुसैन को फांसी की सजा देने की मांग तेज हो चुकी है। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की फैमिली ने लोअर कोर्ट के फैसले को लेकर के कहा कि अगर ये मामला हाई कोर्ट में जाता है तो ताहिर हुसैन समेत सभी दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इधर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और आम आदमी पार्टी समेत अरविंद केजरीवाल पर ताहिर हुसैन को संरक्षण देने का आरोप लगाया। तो दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के हत्यारे को फांसी देने की मांग की है। वहीं एआईएमआईएम ने ताहिर को पीड़ित बताते हुए कहा कि ताहिर हुसैन को हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। कोर्ट ने ताहिर हुसैन के साथ ही नजीम, कासिम, अनस और जावेद को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इंसाफ मिलेगा, हाई कोर्ट से मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट को सर ये एक तरह से मैक्स फिक्स था। हम सब लोग ये आशा करते हैं कि जब ये मामला उच्च न्यायालय में जाएगा तब ये उम्र कैद की सजा को फांसी की सजा में डेफिनेटली बदला जाएगा। दिल्ली दंगे के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मुजरिम ताहिर हुसैन को लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और उसे हाई कोर्ट से रहम की उम्मीद है। लेकिन दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने और एक काबिल अफसर की हत्या के इस गुनहगार को अब फांसी की सजा देने की मांग तेज हो गई है। अंकित शर्मा की फैमिली इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए ताहिर की फांसी की मांग कर रही है। हमारे परिवार की सर जब से ये इंसिडेंट 25 फरवरी 2020 से जो इंसिडेंट भाई के साथ हुआ था, वो अपनी ड्यूटी करते हुए देश के लिए शहीद हुआ था। परिवार की से पहले से ही ये मांग थी कि जो दोषी है इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और कोर्ट को इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखते हुए दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी और ये लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली है और आज मिला है हमारे भाई को इंसाफ। इसके लिए थोड़े हम संतुष्ट है, पर यदि केस दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है तो हम चाहते हैं कि भाई को इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में देखना चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट को और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आईबी अफसर अंकित शर्मा का परिवार ताहिर हुसैन की फांसी की मांग कर रहा है, लेकिन कोर्ट के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही है, पार्टी का कहना है कि कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का चेहरा सामने आया है। यहां तक कि जब ताहिर हुसैन को उस समय आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उस समय भी अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम आम आदमी पार्टी के नेता इनको संरक्षण दे रहे थे। ये इनका अराजक बिहेवियर जो ये खुद बोलते हैं कि हाँ मैं अराजक हूं, ये इनका आज सामने आया है। इनका एक डरावना चेहरा सामने आया है। ताहिर हुसैन आदमी तो भारतीय जनता पार्टी का ही था। आज तक अगर दिल्ली में दंगे हुए और किसी को राजनीतिक फायदा हुआ है दंगों का, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दंगों का फायदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मुस्तफाबाद जैसी सीट पे ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से लड़ाया गया। 25 पुलिस वाले रोज ताहिर हुसैन को अपने साथ चुनाव प्रचार के लिए लेके आते थे। कपिल मिश्रा का अपना चुनावी ऑफिस और उसका विधायक कार्यालय उसी घर में था, ताहिर हुसैन के उसी घर पे था जिस घर पर आरोप लगा है कि वहां पर दंगों को लेके हथियार या पत्थर या जो भी आरोप थे वो मौजूद थे। ताहिर हुसैन जो हमारे एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में, हमारी पार्टी के मेंबर भी हैं। अफसोस हुआ जान करके कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। जो खुद विक्टिम हैं इस दंगों के, उनको गुनाहगार साबित कर दिया गया। जो आम आदमी पार्टी मुसलमानों के वोट से दिल्ली की सत्ता में काबिज रही 10 सालों तक, आज उन्हीं मुसलमानों को तौहीन कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
मौका परस्ती का काम कर रही है। जिस ताहिर हुसैन के बारे में वो भाजपा के साथ होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि वो ताहिर हुसैन साहब का घर ही था जिसमें किचन कैबिनेट थी पूरी की पूरी। अरविंद केजरीवाल और पूरी उनकी टीम ताहिर हुसैन साहब के घर पे किचन कैबिनेट की तरह वहाँ मीटिंग होता था। और जिस कपिल मिश्रा के साथ बात कर रहे हैं, वो किनको चुनाव लड़ा रहे थे? कपिल मिश्रा तो आम आदमी पार्टी में थे ना उस वक्त, और उनके साथ ही थे। भूल गए क्या सौरभ भारद्वाज? और अब देश भर के लिए बड़ी राहत की खबर, जहां कंपनियों ने आज से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से कटौती की है। नई दरों के मुताबिक अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए सस्ता होकर 2,728 रुपए का मिलेगा और कोलकाता में 209 रुपए सस्ता 2,872 रुपए में मिलेगा। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं को इस बार कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई चेंजेस नहीं किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे, जहां वो भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 17,900 करोड़ से ज्यादा की कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। फिर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे कर्नाटक पहुंचेंगे, जहां वो मैसूर में श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। यहां भी पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यह केंद्र नवंबर 1892 में स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक मैसूरू यात्रा की याद में बनाया गया है। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस किया। जूडो में भारत को 2 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। भारत की अस्मिता डे ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्डन दांव लगाया, तो हर्ष सिंह ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्ड्स को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत की यामिनी मौर्य 57 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल से चूक गईं और उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा। जैवलिन थ्रो के इवेंट में भारत को 2 मेडल जीतने में सफलता हासिल हुई है। नीरज चोपड़ा ने जहां सिल्वर पदक जीता, तो वहीं 24 साल के यशवीर सिंह ब्रॉन्ज जीतने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सर्स का भी डंका बज रहा है। बॉक्सिंग में भारत की तरफ से 10 बॉक्सर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। फाइनल में पहुंचते ही बॉक्सिंग में भारत की 10 गोल्ड मेडल पर दावेदारी हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और इसमें मैंने गोल्ड मेडल जीती हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ सर आज के दिन। लेकिन पुलिस सोना लाने के लिए पकड़ दिया, सोना लेके जा रही है। जी सर, मेरे लिए ये मेडल मेरे देश के लिए और मेरे पुलिस के लिए, मेरे स्टेट के लिए बहुत ही जरूरी था सर, और मेरे लिए सबके लिए। मैडम इसको डेडिकेट करोगे आप अपने? मेरे कोच और मेरे सीनियर को। लेकिन ये जर्नी कैसी रही? लोगों ने टोका भी होगा लड़की को, जूडो खिला रहे हो, लेकिन लड़की ने नहीं, ऐसा मेरे कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरे पापा थे वो 2025 में चले गए थे दिसंबर में, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। पर दिसंबर में पापा जाने के बाद मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, पर उसके 2 महीने बाद कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के ट्रायल था, जिसमें मेरा नेशनल में मैं फर्स्ट आई थी और मैं अभी दोनों में सिलेक्टेड हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए मेंस जैवलिन थ्रो भारत के लिए दोहरी सफलता लेकर आया है। मेडल की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया, तो वहीं भारत के ही यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। श्रीलंका के रुमेश पाथिराजे ने 89.75 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर जैवलिन फेंककर दूसरे नंबर पर रहे। पीएम मोदी ने जैवलिन इवेंट में नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह के शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बधाई दी। बहुत ही अच्छा लगा कि भाई ऐसा एशियन गेम्स में हुआ था कि जिस और मैंने जीता था। आज काफ़ी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल बेस्ट किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पोडियम पे हैं। बिल्कुल हमेशा खुशी रहता है कि नेशनल एंथम बजे, पर ठीक है, मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कमबैक ठीक हो रहा है। अभी बाकी कॉम्पिटिशन्स भी हैं, तो काफ़ी खुशी है आज। बहुत ज़्यादा खुशी है, 3 इयर्स भाई के साथ मैं पोडियम फिनिश कर रहा हूँ, और मतलब इस मौसम में भी मेरा अच्छा हुआ है, दोनों का मतलब मेडल भी आया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है।
ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सर्स का डंका बजा है। बॉक्सिंग में भारत की तरफ से 10 बॉक्सर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। फाइनल में पहुंचते ही बॉक्सिंग में भारत का 10 सिल्वर मेडल पक्का हो गया है। अरुंधति चौधरी, जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घांगस, लवलीना बोरगोहां, अंकुश पांगलान, सचिन सिवाच, नरेंद्र बेरवाल और जादूमानी सिंह फाइनल में जगह बना चुके हैं। आज भारतीय बॉक्सर मेडल के लिए रिंग में उतरेंगे। और अब खबर यूपी पुलिस द्वारा किए एनकाउंटर की, जहां देवरिया में पुलिस की टीम ने लूट के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार लुटेरों ने भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक लुटेरे के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे लुटेरे को पुलिस ने घेराबंदी कर अरेस्ट कर लिया। आज का दूसरा एनकाउंटर गोंडा में हुआ, जहां गोकशी के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली से आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी गौकश पर करीब 4 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया, जहां युवती ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाया और फिर सुसाइड कर लिया। वीडियो के मुताबिक सृष्टि कंडारी ससुराल वालों के व्यवहार से तंग आ गई थी। आरोप है कि उसकी 8 महीने पहले ही शादी हुई थी, जिसके बाद से ही ससुराल वाले उससे परेशान करते थे। बात बात पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। तो वही मामले पर सीएम धामी ने संज्ञान लिया है। सीएम ने मामले की जांच सीबीसीआईडी से कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में टीम्स हर एंगल से जांच में जुट गई। सॉरी मम्मी, सॉरी गुड्डा, सॉरी रुचि, मैं ऐसे जा रही हूँ, बट अब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ। शादी, सॉरी और सुसाइड, 90 सेकंड के वीडियो में देहरादून के सृष्टि कंडारी ने अपनी आपबीती सुनाई और फिर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। सॉरी मम्मी, सॉरी गुड्डा, सॉरी रुचि, मैं ऐसे जा रही हूँ, बट अब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज ही नहीं हो सकती। सब सुनाते रहते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ, मनहूस मनहूस। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। सृष्टि कंडारी की शादी महज 8 महीने पहले ही हुई थी और 8 महीनों में उसे ससुराल वालों ने इतना परेशान कर दिया कि उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सृष्टि की शादी नवंबर 2025 में सौरभ खत्री से हुई थी, जो एक सरकारी कर्मचारी है और सृष्टि खुद भी सरकारी शिक्षिका थी। मृतका की मां सीमा खंडारी का आरोप है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज और अन्य बातों को लेकर लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इतना ही नहीं, उसे मनहूस कहकर अपमानित किया जाता था और परिवार में होने वाली अनहोनी के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाता था। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज ही नहीं हो सकती। सब सुनाते रहते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ, मनहूस मनहूस। ये शादी इसकी भी 8 महीने पहले नवंबर 2025 में हुई। कृतिका है, ये तो श्रीनगर श्रीकोट में सरकारी शिक्षिका के पद पर थी और जो इसके पति हैं ये भी किसी विभाग में कार्यरत है, लेकिन अभी जैसे जैसे मुकदमे में आगे जांच करेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इसमें अवलोकन किया जाएगा। इसके अनुसार इस पर जो भी धाराएं सिद्ध होती है उस हिसाब से इसमें कार्रवाई करेंगे। परिजनों के मुताबिक 28 और 29 जुलाई को जब सृष्टि से फोन पर संपर्क नहीं हो पाया तो उन्होंने किसी को उसके ससुराल भेजा। वहां बताया गया कि सृष्टि की तबीयत खराब है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। इसके बाद जब परिवार श्रीनगर से देहरादून पहुंचा तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। सृष्टि की मां का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उनकी बेटी की मौत की सूचना उन्हें नहीं दी। जब कारण पूछा गया तो जवाब मिला कि वो इतने व्यस्त थे कि फोन नहीं कर पाए। सृष्टि की मां के मुताबिक शादी के करीब 3 महीने बाद
सृष्टि के ससुर को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से ससुराल वाले सृष्टि को मनहूस कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। वहीं घटना से महज 3 दिन पहले ही सृष्टि के ससुर का निधन हुआ था, जिसके बाद से उसे और परेशान किया जाने लगा। हालांकि मामले में डोईवाला पुलिस ने सृष्टि के पति सौरभ, सास परवीना और ननद चारू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली डोईवाला का एक मामला है जिसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। तो उपरोक्त सूचना पर थाने की टीम और साथ ही साथ हमने मौका मुआयना एफएसएल के द्वारा भी इसमें करवाया है। तो इसके बाद इसमें जो मृतक महिला थी उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। तो इसके बाद हमने उस महिला का पंचायतनामा भर के उसके बाद उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया है। इसके बाद जो मृतका है उनकी माताजी की तरफ से एक तहरीर इसमें दी गई है, जिसमें मृतका की सास, मृतका के पति और मृतका की जो ननद हैं उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं और उसके जिस कारण से प्रताड़ित होकर उस महिला के द्वारा आत्महत्या करना बताया गया है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई कर ली जाए। वहीं सृष्टि की मौत के मामले पर सीएम धामी ने भी संज्ञान लिया है। देवप्रयाग विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। और अब बात मॉनसून की, जहां कई राज्यों में बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और सड़कें समंदर बन गई हैं, जिस वजह से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। तो वहीं इन सभी के बीच आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो गुजरात और उड़ीसा के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। देश भर के तमाम राज्यों में बारिश का दौर जारी है, लेकिन कई हिस्सों में मॉनसून कहर बनकर बरस रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो लैंडस्लाइड लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में भी मॉनसून ने कहर बरपाया हुआ है, जहां ओडिशा से लेकर गुजरात और पश्चिम बंगाल तक जमकर बारिश हो रही है। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है, गाड़ियां पानी में आधी डूब चुकी हैं। दर्जनों लोग पानी में फंसे हैं। घर, मकान, दुकान सब पानी से लबालब हैं और लोग घरों में कैद हो गए हैं। तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं, जहां लगातार बारिश से जगह जगह 3 से 4 फीट पानी भर गया है। अहमदाबाद में हुई बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। अहमदाबाद के थलतेज इलाके में भी तेज बारिश हुई है और उसका असर यहाँ पे आप एसजी हाईवे पर भी देख सकते हैं, जहाँ पे ये जो पैलेडियम मॉल के पास का जो पैच है वहाँ घुटनों घुटनों तक पानी है और उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो भी बाधित हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए व्हीकल्स जो हैं वो उनको पानी में वेंचर करने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और दूर तक अगर आप देखें तो लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे गाड़ियों की। पिछली बार भी इसी प्रकार से पानी भरा था और गाड़ियाँ जो हैं वो ख़राब भी हो गई थी बहुत सारी, उसमें काफ़ी टेक्निकल फेलियर्स हो गए थे और आज भी हम देख रहे हैं कि उसी प्रकार की दिक्कतों का सामना जो है यहाँ पे व्हीकल्स को करना पड़ रहा है। अहमदाबाद के साथ साथ वलसाड में भी बारिश से बुरा हाल है। इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिसकी वजह से 3 लोग देर रात पानी में फंस गए। हालांकि गनीमत रही कि मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गुजरात में आसमानी आफत का कहर टूटा है। तस्वीरें सूरत की हैं, जहां बारिश के बाद घरों से लेकर स्कूल तक में पानी भर गया। जिले में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और भारी बारिश की चेतावनी के बीच एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। वडोदरा में भी लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है।
आज गुजरात के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए गए हैं और लोगों को सलाह दी गई है कि वो सड़कों पर ना निकले। गुजरात के अलावा पश्चिम बंगाल में बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। तस्वीरों में नारायणगढ़ जिले का हाल देख सकते हैं, जहां सड़कें पानी में गायब हो चुकी हैं। खेतों में नाव चल रही है, जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। हालांकि स्थिति को देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम जारी है। ओडिशा में भी पिछले कई दिनों से मानसून आफत बना हुआ है। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर नाव दौड़ रही है, गलियों में घुटनों तक पानी भरा है और लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर भी बारिश और लैंडस्लाइड मुसीबत बनी हुई है। मूसलाधार बारिश की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं, जहां कई घंटों की बारिश के बाद इलाके में पानी भर गया। स्थानीय लोग जहां परेशान दिखे, वहीं पर्यटकों ने इस बारिश का भी मजा लिया। एक्चुअली हम हाईकोर्ट ढूंढने जा रहे थे और अचानक से बहुत बारिश चालू हो गई। बढ़िया है, बट मौसम बहुत अच्छा है इधर का, शिमला का। यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, ऊपर स्लोप बहुत है। मजा तो आ रहा है, हम भीग रहे हैं, वो मजा आ रहा है हमें। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि बारिशें जो है ज्यादा बढ़ रही है और चलने में जो है दिक्कतें आ रही है पर्यटकों को ज्यादातर, लेकिन फिर भी अच्छा है चलने के लिए। मॉल पे आप घूम सकते हो और अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो बारिशों का मौसम शिमला में। उत्तराखंड में बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ और आज भी जिले में बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के अलावा आज 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी समेत 19 राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है और किसानों और मछुआरों को बेहद सतर्क रहने को कहा गया है।